चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कि इंग्लिश को अच्छे तरह से पढ़ने के लिए और उसको लिखने के लिए, राइटिंग स्किल को सुधार करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हम लोग को कौन कौन से पॉइंट पे ध्यान देना होगा, जिससे जिससे हमारा इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर जाएगा। इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं आज पार्ट्स ऑफ स्पीच कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या किसे कहते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वह सब्जेक्ट के लिए, चाहे वह हिंदी हो चाहे वह इंग्लिश हो, उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंस, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो पढ़ते हैं हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स का मतलब होता है भाग या हिस्सा भी बोल सकते हैं, पार्ट्स या और अब मतलब होता है का या के, इसको बोलते हैं हम लोग का या के बोलते हैं। और स्पीच मतलब होता है भाषा, ठीक है, स्पीच मतलब वाणी भी बोल सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं। अगर इसको इंग्लिश का मीनिंग अगर ले, तो जब भी इंग्लिश का हिंदी लेना चाहिए तो वह पीछे साइड से लेना चाहिए, यानी पीछे साइड से, पीछे तरफ से लेना चाहिए। जैसे स्पीच तो भाषा का भाग, यानी कि इंग्लिश में कितने कुल भाषा का भाग है और हिंदी में कुल कितने भाषा का भाग है, जो हमें इंग्लिश को सीखने के लिए या हिंदी को सीखने के लिए हमें क्या करता है, हमें और सहूलियत प्रदान करता है। तो हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो जिसमें हम लोग जानेंगे नाम मतलब होता है संज्ञा। दूसरा पॉइंट प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम। तीसरा होता है एडजेक्टिव एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। और चौथा होता है फोर्थ नंबर वर्ब, जिसे क्रिया करते हैं, वर्ब क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन इसको बोलते हैं हम संबंध बोधक, अव्यय भी बोलते हैं लोग, अव्यय, कंजंक्शन यानी कंजंक्शन। इसको बोलते हैं हम लोग संयोजक, जो किसी को जोड़ने का काम करता है। और एक हो गया मेरा इंटरजेक्शन। मतलब होता है बीच में आनी, बोधक, अव्यय इसको बोलते हैं। तो इस तरह से कुल जो है अगर बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच और भाषा के भाग के संख्या, अगर कुल संख्या बात करते हैं तो टोटल इस प्रकार से 8 हुआ, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग बारी से पढ़ते हैं। नाउन, अगर बात करते हैं नाउन के बारे में हम लोग, तो नाउन जो है हिंदी में 5 नाउन होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग। पहला अगर बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा भाववाचक संज्ञा। उसी तरह से इंग्लिश में भी 5 नाउन होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग, प्रोपर नाउन हुआ, जिसको व्यक्तिवाचक बोलते हैं प्रोपर नाउन,
कॉमन नाउन जातिवाचक, कोलेक्टिव नाउन समूहवाचक, और तीसरा मटेरियल नाउन और चौथा मटेरियल नाउन जिसको द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं, और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। लेकिन अगर बात करें हम तो मॉडर्न एरा में, आजकल के दौर में अगर बात करें हम ऑक्सफोर्ड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रामर बुक्स, इट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। इसे 3 भागों में बांट दिया गया है इंग्लिश में, जिसको बोला जाता है पहला अगर बात करें तो प्रॉपर नाउन, और उसके बाद 2 अन्य पार्ट हो गया, एक हो गया प्रॉपर नाउन और एक हुआ काउंटेबल नाउन, और थर्ड हुआ अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे हम यूज सीरीज नहीं करना चाहिए, इसलिए सॉरी। तो नाउन को जो है आधुनिक काल में, आधुनिक दौर में इसे 3 भाग में बांट दिया गया, ठीक है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन ऐसे नहीं सोचना है कि नाउन को अब जो है डेफिनेशन बदल दिया, कुछ बदला नहीं है, बस थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दिया गया। जैसे जिस तरह से संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, उस तरह से कुछ ग्रामर का जो है इजीली से समझने के लिए इसे अलग अलग भाग में बांट दिया गया। जैसे प्रॉपर नाउन तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, काउंटेबल नाउन तो काउंटेबल मतलब जिसे हम लोग गिन सकते हैं, जैसे काउंट करना है। तो काउंटेबल नाउन में कौन कौन आ गया, प्रॉपर नाउन छोड़ दिया हम लोग, तो कॉमन नाउन आ गया, कॉमन नाउन जिसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, और एक आया क्या, तो एक आया कलेक्टिव नाउन जिसे हम लोग ये दोनों को गिन सकते हैं। और अगर बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं मटेरियल नाउन जिसको बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से नाउन का 5 प्रकार है, 5 ही भाग है, लेकिन इसे आधुनिक काल में आसानी से इजी तौर पे समझने के लिए इसे 3 भाग में इंग्लिश ग्रामर में रखा गया है। लेकिन जो भाग है वो 5 ही है, हिंदी में 5, इंग्लिश में भी 5 है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन पर। तो सर्वनाम क्या होता है, तो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, यानी कि on the place of noun involves that letter, that word is known as pronoun। मतलब संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और अगर बात करते हैं हम तो हिंदी में 6 सर्वनाम होते हैं। हिंदी में सर्वनाम का 6 प्रकार होता है। पहला प्रकार होता है पहला हो गया व्यक्तिवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा हो गया निश्चितवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरा हुआ अनिश्चितवाचक सर्वनाम जिसे बोला जाता है इंडिफिनिट प्रोनाउन। चौथा हुआ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और पांचवा हुआ संबंधवाचक सर्वनाम जिसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और छठा भाग हुआ वो हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम, यानी निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से ये 6 है। उसी तरह से इंग्लिश में बात करते हैं हम, तो जो 6 हम लोग पढ़ते हैं वह 6 भी पढ़ना है, लेकिन इसमें क्या क्या किया जाता है कि इसका प्रयोग के अनुसार अकॉर्डिंग टू यूजेज इट हैज अमेंडमेंट। इसमें क्या किया जाता है कि थोड़ा सा इसको संशोधन करके और बढ़ा दिया कुछ पार्ट्स। ऐसे अगर हम लोग पढ़ते हैं तो 8, 9 इस तरह से अलग अलग ग्रामर बुक्स में इसको लिखा हुआ रहता है। तो सर्वनाम जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। एक बार परिचय करवा देते हैं मैं ऐसे अगर हम कभी कभी हम बोल देते हैं तो हम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं का
मैं का बहुवचन हम होता है, हम यहाँ हम लोग होता है। तो अगर अगर कोई बोलता है मैं, तो मैं बोलता है तो खुद का हिमसेल्फ का बोध होता है, लेकिन हम जहाँ आया, हम लोग आया, इसका मतलब वहाँ दो तीन लोगों का बोध हो गया। हम मतलब बहुत सारे लोग, हम लोग का बोध हो गया। तो इसलिए कभी नहीं बोलना चाहिए हम। जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, फोन में जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि हम बोल रहे हैं। तो हम मतलब क्या, पूरे आसपास पड़ोसी बोल रहा है फोन में? नहीं, केवल एक ही व्यक्ति बोल रहा है। तो वहां पे हम नहीं बोलना चाहिए, वहां पे बोलना चाहिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस सब पर भी ध्यान देना है। तो सर्वनाम हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं एडजेक्टिव। भाई एडजेक्टिव होता क्या है? इसको बोलते हैं विशेषण। एडजेक्टिव के हम लोग बोलते हैं विशेषण। अब विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। वैसे शब्द, वैसे व्याकरण का महत्वपूर्ण पाठ जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो, उसे हम लोग कहते हैं विशेषण। जैसे संज्ञा हुआ तो यहाँ पे एक बार यहाँ पे हम लोग देखेंगे हुआ क्या। संज्ञा पहले किसको कहते हैं? पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए कि संज्ञा किसको कहते हैं, लेकिन एक बात हम लोग को ध्यान देना है कि संज्ञा किसको बोलते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, आदि के नाम को संज्ञा बोलते हैं। द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। लेकिन संज्ञा में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस संसार में जिसका भी नाम है, जिसको हम लोग नाम से पुकारते हैं, उसे सब चीज को बोला जाता है संज्ञा। और वैसा चीज जो हमारे इस पृथ्वी पर नहीं है, जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, उसको हम लोग संज्ञा नहीं कर सकते, क्योंकि उसका सृजन नहीं हुआ है। तो जो हमारे बीच है, जिसको हम लोग जानते हैं या नहीं भी जानते, लेकिन और भी लोग जानते हैं, जिसका नाम है, वो सारे चीजों को बोलते हैं हम लोग संज्ञा। और जिसका अभी तक पता नहीं है, तो हम लोग उसके बारे में नहीं बता सकते कि नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे इसको हम लोग अगर बात करते हैं कि इसको राम हो गया, इसको राम को राम ही पढ़ते हैं। अब क्या किया गया कि जो संज्ञा है, लेकिन जब सर्वनाम का यूज किया गया तो इसके नाम को न लेकर इसके जगह पर ही का प्रयोग किया जाने लगा। किसका? ही का प्रयोग किया जा रहा था। और ही का मतलब वह हो गया ही सी हो गया, इन नेम, इन सारी चीजों का यूज किया जाने लगा। वह मतलब यह हो गया स्त्री के लिए और यह हो गया पुरुष। तो इस तरह से सर्वनाम है। लेकिन अब हम बात करते हैं विशेषण का। तो अगर बोले यहाँ पे कि वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो कहने का मतलब क्या है? हमने किसके बारे में बताया? तो हमने किसके बारे में बताया? तो उसके बारे में। वह यानी कि अगर बोल रहे कि राम बहुत अच्छा लड़का है, तो हम सॉरी लड़का नहीं, राम तो वही हम लोग सबको जानते हैं कि भगवान के नाम से जुड़े हुए हैं। भगवान का नाम हम लोग ले रहे हैं, उसके लिए सॉरी हम चाहते हैं। यहाँ पे लड़का नहीं बोल सकते, क्योंकि यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम है। तो इसलिए हमें इनका सब भावना पूर्वक और आदर पूर्वक इनके नाम को पुकारना है। ठीक है, सॉरी उसके लिए। तो अगर हम बोल दिए कि राम बहुत अच्छे और सुंदर व्यक्ति थे या सुंदर व्यक्ति हैं, अगर हम बोल दिए तो इनका हम लोग प्रशंसा किए, तो राम का प्रशंसा किए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी चीज को हम लोग अगर उसको व्याख्या करते हैं, उसके अच्छाई को बताते हैं, उनके गुण को बताते हैं, बुरा भला अगर जो भी बोलते हैं शब्द वर्ड बोलते हैं, वो सबको बोलते हैं विशेषण। जैसे बोलते हैं कि राम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ठीक है, अगर बोलते मोहन बहुत गंदा लड़का है, ठीक है, ऐसे मोहन बहुत गंदा लड़का है, ऐसे है तो नहीं, लेकिन सीखने के लिए हम लोग को नाम को लेना पड़ता है, क्योंकि ट्रांसलेशन में अधिकतर राम, सीता, मोहन, श्याम इन्हीं 4-5 लोगों का नाम आता है। तो किस लिए आता है? क्योंकि सबको जानते हैं कि ये सब जो है एक विनम्र नाम है, आदर पूर्वक नाम है, इसीलिए इसका नाम लिया जाता है। कभी ट्रांसलेशन में अच्छे काम करने के लिए रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा इस सब का नाम नहीं आता है, क्योंकि हम लोग पहले से ही जानते हैं, उनके बारे में देखे हैं। तो विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे सीता सुंदर लड़की है, सीता सुंदर स्त्री है, गीता बहुत तेज है। इस तरह से अगर हम लोग बोले तो उसको बोलते हैं एडजेक्टिव।
क्लियर हो? अब हम बात करते हैं वर्ब। वर्ब मतलब क्या है? जिसको बोलते हैं क्रिया, मतलब जिस शब्द से हमें पता चले कि कोई काम हो रहा है। जैसे बोल दिए खाना, खेलना, प्ले। तो खेलना मतलब क्या हुआ? खेलेंगे तो वहाँ पे एनर्जी लॉस होगा, ऊर्जा बर्बाद होगा, तो काम हुआ। तो जहाँ पे अगर किसी भी चीज को हम लोग एनर्जी वेस्ट करते हैं, जहाँ पे सप्लाई करते हैं और पता चले, तो वैसे वर्डों को वर्ड्स के माध्यम से अगर हम लोग जानते हैं, जैसे बोलते हैं ईट, तो ईट मतलब होता है खाना। तो खाना जब खाएंगे तो खाना खाते समय हम लोग को क्या होगा? उसमें पैर चले तो उसमें हाथ का कॉम्बिनेशन होगा। तो जब हाथ का कॉम्बिनेशन हुआ तो कहने का मतलब क्या है कि वहां पे हम लोग काम किए। ठीक है, तो जो वर्ब है वह किसी कार्य को करने का बोध करवाता है। और हिंदी में बात करें तो हिंदी में दो दो इसका भाग होता है। विशेषण के बारे में सॉरी नहीं बता पाया, इसका चार होता है। हिंदी में चार हो गया। जैसे अगर हम बात करते हैं गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामी वाचक विशेषण, तो इस तरह से चार भाग होते हैं। और इंग्लिश में भी उन्हीं फॉर्म को जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ प्रोनाउंस, इस तरह से इसका भाग है। तो उसी प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं इसका वर्ब, क्रिया। तो क्रिया किसको बोलते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य को होने या करने का पता चलता है। और यह हिंदी में दो होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में क्या होता है? मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये सब आते हैं। फिर उसके अंदर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव आते हैं। पहले परिचय करवा लेते हैं, उसके बाद हम लोग बारी-बारी से चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं एडवर्ब। तो एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए। इसको विशेषता बताए क्रिया की। तो क्रिया कैसे है? अगर बोल रहे हैं स्लो, ठीक है, तो स्लो क्या है कि धीरे। स्लो मतलब होता है धीरे, ठीक है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि गो स्लो, गो स्लो, तो गो एक जाना एक वर्ब है, जाना एक क्रिया है। तो अगर हम इसके पहले इसके बाद में लगा दे गो स्लो, स्लो गो नहीं, स्लो गो भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं सुटेबल लग रहा है। इंग्लिश में उन्हीं को सुटेबल बोलते हैं जो सुनने में अच्छा लगे। अगर इंग्लिश में सुनने में जरा सा भी गलती लग रहा है तो सोचो कि वहाँ पे कोई फॉल्ट है। तो गो स्लो, तो कहने का मतलब क्या है? धीरे धीरे जाओ, धीरे जाओ। कहने का मतलब क्या है कि धीरे जाओ। तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग एडवर्ब, ठीक है। गो स्लो, ठीक है ना। तो इस तरह का जो वर्ड्स आते हैं इसका यूज करते हैं, उसको बोलते हैं लोग एडवर्ब। इसी तरह से फिर बढ़ते हैं प्रीपोजिशन, इसको संबंध बोधक कहते हैं। संबंध क्या करता है? तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं ग्रामर में, हिंदी में, इंग्लिश में ऐसे हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध को जोड़ते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं कि मैं मार्कर से लिखता हूँ, तो मार्कर से लिखता हूँ, ये क्या कर रहा है? संबंध जोड़ रहा है। यानी कि आई राइट विथ मार्कर, आई राइट विथ मार्कर, मार्कर पेन, मतलब इसे समझ आ रहा है। तो यहाँ पे इसको जोड़ने का कौन काम किया? विद द, इसको विद बोलते हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि लोग आजकल सब कुछ उल्टा सुनते हैं, उल्टा समझते हैं। अगर बात करें, सभी लोग अच्छे से इसको उच्चारण करें, प्रोनाउंसिएशन करें, तो सब जानेंगे कि ये जो है किस तरह से इसका यूज होता है। लेकिन सभी लोग जो है कम से कम 100 में से 70% लोग जो है इसको जानते हैं, विद बोलते हैं, विद। और लगभग 30% जो लोग होंगे वो जो अच्छे से ग्रामर पढ़ते हैं उसको विद बोलते हैं। तो अच्छा, मतलब अच्छे तरीका से उच्चारण करने के लिए थोड़ा लोग अपने आप में सोचते हैं कि चलो भाई अच्छा से नहीं हो पाएगा मेरे से, जो लोग बोलते हैं उन्हीं को देखा देखी बोल देते हैं विद। तो विद क्या किया यहाँ पे? ये दोनों को जोड़ने का काम किया। तो जो संबंध स्थापित करता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रीपोजिशन, जो संज्ञा सर्वनाम के बीच में संबंध को बनाए रखता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन, इसको कंजंक्शन बोलते हैं। तो कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। तो जैसे हिंदी ग्रामर हो या इंग्लिश ग्रामर हो, तो कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज किया गया है, कुछ ऐसे संयोजक का यूज किया गया है जिसको जोड़ते हैं। जैसे अगर हम लोग
फोन में या मोबाइल में अगर कोई चीज लगाते हैं तो उसको बोलते हैं कनेक्ट, कनेक्टर। कनेक्ट मतलब क्या होता है? जोड़ना। कनेक्ट मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो वो डिवाइस को यूज करते हैं कि कनेक्ट कर दो। लेकिन अगर हमको इंग्लिश में जोड़ना है किसी चीज को तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं कंजंक्शन। जैसे बोले राम और श्याम, तो राम एंड श्याम, तो ए क्या होगा? ए आपका ये तुम्हारा राम एंड श्याम, ये जो एंड आया यहाँ पे उसको हम लोग बोलेंगे एक कंजंक्शन है। वह क्या करता है? वह दो चीजों को जोड़ के रखता है। ठीक है, जैसे राम एंड श्याम, तो कहने का मतलब क्या है कि राम भी नाउन है और ये भी नाउन है, ये दोनों को जोड़ के रखा। तो ऐसे शब्दों को, ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं हम लोग कंजंक्शन। क्लियर हो? अब हम बात करते हैं इंटरजेक्शन। तो इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक, हिंदी में विस्मयादि बोधक। और ये होता क्या है? तो यह क्या करता है कि किसी संज्ञा सर्वनाम के भावनाओं को व्यक्त करता है। जैसे इमोशन, इमोशन मतलब क्या होता है? भाव। क्या होता है? भाव। जैसे एक वर्ड होते हैं इमोशन, तो इमोशन का मतलब होता है भाव। क्या होता है? भाव। तो इमोशन से बनता है इमोशनल, मतलब भावुक हो जाना। तो जो ऐसे शब्द हैं जो क्या करते हैं? किसी के भावों को जोड़ते हैं। ठीक है, वैसे शब्दों को बोलते हैं हम लोग, वैसे वाक्य को व्याख्या करने वाले व्याकरण को बोलते हैं हम लोग विस्मयादि बोधक अव्यय, हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे बोलते हैं दुख है कि दुख है कि बारिश इस वर्ष नहीं हुई, तो कहने का मतलब क्या है? हम लोग दुख की बात कर रहे हैं। अगर बोले हर टाइम में हम लोग क्रिकेट मैच जीत गए, तो यह क्या हुआ? यह हम लोग क्या किए? यह खुशी को जगह दी, मतलब अपने आप को जो अंदर, मेरे अंदर जो प्रसन्नता है उसको निकालने का प्रयास किए। तो इन सभी को जो निकालने का काम करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन। तो एक बात करते हैं, तो हम लोग इसको बारी बारी से समझ लिए, और हम लोग को ये जो है पार्ट ऑफ स्पीच जो है वह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। अगर कोई चाहे, कोई स्टूडेंट चाहे कि हम इन सभी को छोड़ के, इंग्लिश में ये 8 पार्ट को छोड़ के और हिंदी में सब छोड़ के, अगर हम अच्छे से किसी भी हिंदी और इंग्लिश को अच्छे से अगर हम लिखने सीख जाए, अगर बोलने सीख जाए, तो वह इम्पॉसिबल है, वह असमर्थ है। तो इसलिए इसको पढ़ने के लिए, इंग्लिश में आगे बढ़ने के लिए और हिंदी में आगे बढ़ने के लिए हम लोग को एक आठ पार्ट्स को हमको याद रखना पड़ता है। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? देखिए हम बताते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है। हमको तो पहले ही बताना चाहिए था, मुझे पहले ही बताना चाहिए था, सॉरी, हमको बार बार बोल रहे हैं, मुझे तो पहले ही बताना चाहिए था कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। तो पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है? तो अगर हम बात करते हैं, जैसे बोलते हैं गॉड इज क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। कहने का मतलब क्या है कि भगवान, इसको देखिए, भगवान है, इस मतलब है, कैसे लेते हैं? भगवान है क्रिएटर मतलब बनाने वाला, ऑफ मतलब का, के, और यूनिवर्स मतलब होता है ब्रह्मांड। इसको ब्रह्मांड भी बोल सकते हैं, आप जगत भी बोल सकते हैं। तो जो ब्रह्मांड के बनाने वाले हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या? गॉड इज क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। अब इस पर हम लोग बात करते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो किसी भी सेंटेंस का एक एक शब्द पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। जैसे गॉड यहाँ पे जो है, गॉड एक शब्द हुआ। इज की बात करते हैं तो इज यहाँ पर दूसरा शब्द हुआ। अगर क्रिएटर की बात करते हैं तो यहाँ पे तीसरा हुआ। अगर ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पे चौथा हुआ, अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे 5वां हुआ, और इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे 6ठा हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि इस तरह से जो अलग अलग हिस्सा दिख रहा है छोटा छोटा टुकड़ा में, उसे हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी भाषा का भाग। और इन्हीं शब्दों के मेल से एक सेंटेंस बनता है और हमें पूरी तरह से हम लोग समझते हैं। तो हमारे लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे लोग कहते हैं ना कि किसी भी चीज को आसानी से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यह गलत बात है। आसानी से कोई भी चीज प्राप्त नहीं हो सकता है।
इसलिए इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि यू हैव टू हार्ड वर्क, विदाउट हार्ड वर्क एनीवन कैन नॉट अचीव एनीथिंग। इसलिए सो दैट इज व्हाई दे हैव टू कीप डिजायर what have I to get for our future, and what have I to do कि हमें क्या करना है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये सबको जानना पड़ता है। उसके बाद ही अब आप लोगों को जो है अच्छी तरह से इंग्लिश या हिंदी जो भी सीखते हैं विषय वो अच्छा हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी सीख चुके होंगे और मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा अगले क्लास में। हैप्पी होली। थैंक यू।